बिहार इस समय ऊब चुका है इस सरकार से और इसीलिए सरकार बदलने वाला चुनाव है। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आपकी पार्टी सरकार में शामिल होगी? एक एक आदमी परेशान है कि वोटर लिस्ट में नाम है, नाम अभी है, लेकिन SIR का फाइनल जो सूची आएगी उसमें नाम रहेगा नहीं रहेगा। बीजेपी की सरकार हो तो लोगों को लगता है कि मोदी जी है बस वही काफी है। तो यहाँ भी हमें लगता है इंडिया गठबंधन है, काफी है कि मंडल कमीशन से लेफ्ट को झटका लगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। लेफ्ट क्या चाहता है? लेफ्ट चाहता है कि समाज में बराबरी हो, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि बराबरी मतलब सिर्फ एक वोट की बराबरी नहीं, आर्थिक बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कह रहे हैं एकदम प्रदेश अध्यक्ष तक भी कि हम लोग चुनाव के बाद देखेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में तो लोगों के पास कंफ्यूजन तो है ही। भाई पता नहीं भाई, लोगों के पास कंफ्यूजन नहीं, और मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार का सियासी तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। दरअसल साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम भी लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, साथ ही नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं महागठबंधन की मजबूत सहयोगी और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाली पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य जी। दीपांकर जी, आपका हिंदुस्तान से खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? चुनाव की तैयारी तो ठीक है। अब बिहार में एक तरीके से बिहार के लोग चुनाव में जाते, इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार को चुन लिया है एक नए प्रयोग के लिए। SIR ने तो परेशान कर दिया बिहार को, तो इसलिए चुनाव की तैयारी में आप SIR को भी शामिल कर लीजिए। एक एक आदमी परेशान है कि वोटर लिस्ट में नाम है, नाम अभी है, लेकिन SIR का फाइनल जो सूची आएगी उसमें नाम रहेगा नहीं रहेगा। तो बिल्कुल जैसे नोटबंदी के दौर में लोग परेशान थे, आज वोटबंदी के दौर में भी बिहार में काफ़ी परेशानी है। और परेशान तो लोग इस वजह से भी है, 20 साल से जो सरकार चल रही थी, अभी तो लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं, ऐसी अराजकता है बिहार में। तो लोग परेशान हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसी परेशानी में इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आए, वोट डालें और इस सरकार को बिहार से बेदखल करें। हाल ही में SIR में जो वोटर अधिकार यात्रा थी आप लोगों ने खत्म की है, और आपकी जो पार्टी है CPI-ML यानी भाकपा माले, वह भी बड़ी मजबूती के साथ हमें दिखी उसमें। आपको क्या लगता है कि SIR इस बार बिहार के चुनाव में मुद्दा बनेगा? मुद्दा तो बिल्कुल है। देखिए SIR को आप कैसे समझते हैं, क्योंकि SIR जब आया, जिस तरीके से वो सर्कुलर था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बिहार में अगर इसी तरीके से अगर हुआ तो कुछ नहीं तो 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। बिल्कुल ये आशंका थी, आज भी काफ़ी आशंका है। तो पहली बात, अगर कह रहा है कि भाई SIR से तो सिर्फ 65 लाख लोगों के ही नाम कटे, 8 करोड़ मतदाता है, तो 65 लाख क्या है, 8% है। तो 8% का मुद्दा 92% के ऊपर कैसे हावी हो सकता है, ये एक लॉजिकली जो लोग सोचते हैं। हमें लगता है कि बात ये नहीं है कि जो चुनाव आयोग का पहला सर्कुलर था कि आपको 8 करोड़ लोगों को फॉर्म भर के देना होगा, फोटो देनी होगी, डॉक्यूमेंट देना होगा, तो पहला बिहार ने कहा कि ये संभव नहीं है। और जब आंदोलन शुरू हुआ, यात्रा तो हम लोगों ने बाद में की, 9 जुलाई को याद करिए, जब चक्का जाम बिहार में हुआ था, तो चुनाव आयोग को पीछे थोड़ा हटना पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं ठीक है, जुलाई महीने में हम सिर्फ आपसे फॉर्म ले लेंगे, बाकी बाद में। इसके चलते संख्या कुछ कम हुई, एक तो 2 कटता। फिर अगस्त में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दबाव डाला चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं था कि नाम तो हम काटेंगे, लेकिन किनके नाम काटे हैं और क्यों काटे हैं ये नहीं बताएंगे। गजब की बात थी। इस पर काफ़ी हंगामा के बाद 18 अगस्त को आकर के चुनाव आयोग ने वो सूची दी एक एक बूथ में कि किनके नाम कटे हैं और क्यों कटे हैं। उसकी काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये सूची नहीं मिलती तो पूरे बाजार में हल्ला था। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी घुस गए हैं, बड़े म्यांमार से लोग चले आए हैं, तो और उनको ही निकाला गया। 65 लाख बांग्लादेशी थे, उनको हमने मतदाता सूची से बाहर किया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने साफ साफ बताया कि किनका नाम काटा गया और क्यों काटा गया, तब हमने ये देखा कि उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं था। 65 लाख में अलग अलग कारणों से काटे गए। तीसरा, चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट लेने के लिए 11 डॉक्यूमेंट की टीम थी,
11 की टीम में अगर क्रिकेट की भाषा में कहिए तो 11 की टीम है, कोई 12th मैन नहीं था। और 11 में एक एनआरसी था, जो एनआरसी बिहार के लिए नॉन प्लेइंग है, यहाँ पे है ही नहीं। तो अंततोगत्वा जा करके सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहना पड़ा कि भाई आपको आधार भी मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज अगर आधार को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, आधार नहीं माना जाता, अगर वो जुलाई महीने में ही एसआईआर का वो फरमान जाकर लागू होता कि सबको सब देना है, तब तो आज आराम से 2-3 करोड़ के नाम कट गए होते। मैं समझता हूँ कि बड़ा मुद्दा आज भी है, क्योंकि बिहार के 35 लाख प्रवासी मजदूर के नाम कटे हैं, जो 22 लाख लोगों के नाम कटे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि मुर्दा है। हम लोग नीचे जब जाते हैं बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं। दूसरा है कि एसआईआर जिस आधार पर किया गया कि मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ियां हैं, लेकिन एसआईआर करके जो अपने सूची प्रोड्यूस किया, लोग देख रहे हैं ये तो और ज्यादा गड़बड़ है। तो सारी गड़बड़ियां आज भी है, बल्कि और ज्यादा बड़े पैमाने पर है। इसलिए एसआईआर मुद्दा है। चुनाव में लोगों के मतदान की सुरक्षा, मतदान अधिकार, ये निश्चित तौर पर मुद्दा है। कंफ्यूजन यहीं से उठता है। जैसे आप लोगों ने एसआईआर में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने देखा, मैंने भी कवर किया भागलपुर में, जब आप लोग आए थे वहां मैंने भी कवर किया। लेकिन उसके बाद कंफ्यूजन लोगों में ये है कि आप लोगों ने अचानक से एसआईआर वाले मुद्दे को पीछे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उसके बाद हम सीक्वेंस अगर देखते हैं तो आरजेडी ने अपनी जो है बिहार अधिकार यात्रा निकाल ली, और फिर एसआईआर पे राहुल गांधी जी भी ने लगातार बोलना, तो मतलब उस इंटेंसिटी से कम कर दिया। फिर इसमें लोगों में कंफ्यूजन है कि ये जो है एक मतलब एक बड़ा सा वो बनाया गया है। नहीं, बात ये ऐसे नहीं है। हमें लगता है कि एसआईआर तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लिए बड़ा अचानक था। अचानक एक एसआईआर नोटबंदी की तरह हमला किया गया, तो बिहार से तो बात शुरू हुई। और जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा का खुलासा किया, लोगों को ये भी बात समझ में आई कि मामला सिर्फ एसआईआर नहीं है, कुल मिलाकर के फर्जीवाड़ा भी काफी हो रहा है। तो एक साफ सुथरा चुनाव, साफ सुथरा चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची और साफ सुथरा चुनाव की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, ये निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। लेकिन चुनाव किस लिए? चुनाव तो इसलिए ताकि बिहार में लोग अपनी राय दे सके कि भाई अभी 20 साल की जो सरकार है डबल इंजन, और वो भी 2 दशक से, तो इस सरकार ने क्या किया, यही तो समय होता है। अब बिहार इस समय उब चुका है इस सरकार से, और इसीलिए सरकार बदलने वाला चुनाव है। जाहिर सी बात है कि एसआईआर की भी बात होगी, वोट चोरी को रोकने की भी बात होगी, और साथ ही साथ बिहार के मुद्दों पर भी बात होगी। इसमें मेरे ख्याल से कोई ये ज्यादा वो कम ऐसी बात नहीं है। चुनाव का जो पूरा एजेंडा है, चुनाव का पूरा एजेंडे पर बात होगी। एसआईआर एक तरह से कह लीजिए, एक चुनाव आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल बिहार की जनता के सामने फेंक दिया कि पहले इससे निपट लो, एसआईआर में बच जाओगे तब जा करके आगे बात करना। तो बिहार के लोगों को आउट ऑफ सिलेबस का भी जवाब देना पड़ रहा है, और तब उससे निकल करके लोग, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पूरे बिहार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी तो भाजपा के नेता आर.के. सिंह जी मंत्री थे, अभी खुद ही आरोप लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। सीएजी ने कहा 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है, वो सब भी मुद्दा है। तो सारे मुद्दे, अदानी को 1050 एकड़ आपके उसी भागलपुर के पीरपैंती में, हम लोग जब जमीन की बात करते हैं तो नीतीश जी कहते हैं कि जमीन है ही नहीं, कहाँ आसमान से जमीन लाएंगे क्या। अगर गरीब के लिए जमीन की बात होगी तो नीतीश जी आसमान की बात करने लगेंगे, और यहाँ 1050 एकड़ जमीन अदानी के लिए। ये सारे मुद्दे हैं। अगर आप एसआईआर से सीधे चुनाव पे आ गए तो हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि काफी लंबे टाइम बाद एक बार देखा कि विपक्षी जो एकजुटता थी बिहार में लंबे टाइम बाद दिखाई दी है, और ये आप मानेंगे कम से कम। और हंसते मुस्कुराते चेहरे, आप लोग चॉकलेट खाते हुए, बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही थी। क्या ये चुनाव तक ये मुस्कान ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं नहीं, चुनाव तो देखिए, निश्चित तौर पर जो महागठबंधन है, तो पिछले चुनाव में भी महागठबंधन था। पिछले चुनाव में महागठबंधन का मतलब था कि एक सीट शेयरिंग अरेंजमेंट, इससे ज्यादा बहुत था नहीं। और वो भी एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर के कुछ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में हुआ, कुछ आरजेडी और माले में हुआ, कुछ सीपीआई सीपीएम से बात हुई थी। इस बार जो इंडिया गठबंधन है, ये लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले से, तो एक तरीके से एक उसका आकार है। दूसरा, बिहार में तो काफी उथल पुथल भी हुआ। सबसे इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग बिहार में हुई। मीटिंग बुलाने वाले नीतीश जी थे, और फिर नीतीश जी सबको बुला करके चले गए वहां, भाजपा के साथ चले गए। तो ये सब उठापटक भी बिहार में हुआ, काफी कुछ हुआ।
तो बिहार में इस पूरी प्रक्रिया से जो इंडिया गठबंधन सामने आया, तो मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर एक निश्चित आकार के साथ, एक एकता के साथ, तो इस बार जिसको आप लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री, इसमें गणित भी तो है ही, लेकिन गणित के साथ साथ केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक केमिस्ट्री नीचे से ऊपर तक, तो नीचे तो बिल्कुल है। नीचे जनता में देखिए, पिछले चुनाव में भी ऊपर बहुत कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन नीचे लग रहा था कि बिहार इंतजार कर रहा कि कब ऐसा कोई गठबंधन बने, और लोगों ने पूरा भरोसा किया उस पर। और इस बार तो मेरे ख्याल से नीचे से लेकर ऊपर तक काफी एकताबद्ध है। आप जो है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, मतलब आपका जो क्षेत्र है या सीटों में दिखता है वो सबसे बड़ा है। इस बार आप जब चुनाव में जाएंगे तो एक तो सवाल पहला ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा, जनता के लिए जनता का मुद्दा क्या होगा, और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस बार सीपीआई एमएल अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो सरकार में शामिल होगी या नहीं? नहीं, मुद्दा देखिए, हमने करीब पिछले साल अक्टूबर में एक साल हो रहा है, हमने एक पद यात्रा की थी, एक नहीं बल्कि 1 दर्जन पद यात्रा पूरे बिहार के हर कोने में, और उसका नाम था बदलो बिहार। तो उसमें हमारी यही कोशिश थी कि थोड़ा लोगों से बात की जाए, और हर तबके के लोग जितने यहाँ, तो अब देखिए पलायन तो होता है जिनको रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन जो बिहार में ही रोजगार तलाश रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, उनके भी बहुत मुद्दे हैं, परेशान है लोग, असुरक्षित रोजगार है, जमीन जिनके पास नहीं है वो तो परेशान है ही, लेकिन जिनके पास जमीन है वो भी भूमि सर्वे से परेशान है कि भाई जमीन रहेगी कि नहीं रहेगी। सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है लगातार, कभी इस नाम पर कभी उस नाम पर। तो हमने देखा कि बिहार में काफी परेशान है लोग, अपराध भी बढ़ रहा है, दलितों पर हमला, महिलाओं के ऊपर हमले। तो बिहार में उन सारे मुद्दों को लेकर के हमने एक चार्टर बनाया, बदलो बिहार, और एक महाजुटान हमने गांधी मैदान में की थी मार्च महीने में। तो अब जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि अब तो चुनाव में तो बस सरकार को बदल देना है, इसीलिए नारा जो बदलो बिहार का था, अब उस नारा का एक तरह से मॉडिफिकेशन हुआ कि बदलो सरकार बदलो बिहार। तो मैं समझता हूँ कि इस बार सरकार को बदलना ये अपने आप में एक एजेंडा है। जो मुद्दे आप कह रहे हैं, मुद्दे सब अपनी जगह पर है, लेकिन सभी मुद्दों का जो एक तरीके से केंद्रित निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष है कि भाई इस सरकार के रहते तो अब नहीं होगा, इस सरकार को पहले हटाना पड़ेगा, और ये सरकार लगातार बिहार को अब धोखा दे रही है, पीछे ले जा रही है, तो बिहार को आगे बढ़ने के लिए पहले इस सरकार से हमको छुटकारा चाहिए। तो मेरे ख्याल से सरकार को बदलना इस चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा है। उसको मुद्दा न भी कहिए, तो जनता के लिए बड़ा एजेंडा है, और उस एजेंडा में जनता जो पहुंची है, क्योंकि सब मौका तो नीतीश जी को खूब दिया लोगों ने, एक बार नहीं 4-4 बार मौका दिया 20 साल। तो लोगों के बहुत उम्मीद थी एक समय कि विकास होगा, कुछ सुशासन होगा, शिक्षा में कुछ सुधार होगा, लेकिन अब सारी उम्मीद लोगों की जो है खत्म है। इसलिए हमें लगता है कि इस बार मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़ करके एक एजेंडा है। ठीक है, एजेंडा है कि सरकार बदल देना है, लेकिन अगर सरकार बदलेंगे तो ऑब्वियस बात है कि या तो अगर जैसे थर्ड पॉइंट में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत दावा सामान्य तौर पर अगर देखें बिहार की पारंपरिक राजनीति को तो महागठबंधन का बनता है। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आपकी पार्टी सरकार में शामिल होगी? हमने ये कहा है इस बार कि जैसे पिछले बार भी कुछ लोग कह रहे थे, जब नीतीश जी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे भाई आपके पास 1 दर्जन विधायक है, तो आपको भी क्यों नहीं, आपके मनोज मंजिल सड़क पे स्कूल आंदोलन चला रहा था, क्यों नहीं आप शिक्षा मंत्रालय लेकर के कुछ करें। तो हमने देखा कि उस समय तो मंत्रालय में जाना हमारे लिए कोई बहुत मौका था भी नहीं, तो नीतीश जी को लगा कि भाई बहुमत हमारे आरजेडी और जेडीयू को मिला करके है, तो माले के लोग थोड़ा एडिशनल है, तो बहुत ज़्यादा कोई माले के लिए बहुत स्कोप भी नहीं था। ऊपर से आरजेडी में कुछ दबाव बनाया था। ठीक है, हमारे लिए लोग कह रहे थे कि भाई कोई एक मंत्री मतलब आ सकता है, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं सरकार के लिए। तो इस बार हमने कहा कि अगर हमारे पास एक संख्या हो, और पहले से, क्योंकि नीतीश जी बीच में अचानक आए और चले भी गए, वो तो कोई चुनाव से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, वो बीच में अचानक एक तरह का बदलाव था। लेकिन इस बार जो घोषित तौर पर हमारा प्री पोल अलायंस है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको निर्णायक बहुमत मिले, हल्का फुल्का बहुमत से भी काम नहीं चलेगा। आजकल जो अमित शाह जी का जमाना है, तो सरकार को चलने ही नहीं देंगे। तो सरकार तो तभी चलेगी जब सरकार के पास
ठीक ठाक बहुमत होगा और उसमें अगर हमारे पास एक संख्या हो और काम करने का मौका मिले तो हमने कहा निश्चित तौर पर ऐसे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, विधायक भी बनेंगे लेकिन अपोजिशन में ही बैठेंगे। अगर कोई सिचुएशन आएगी, हमारे लिए संभव होगा, तो सरकार में भी जाकर के हम लोग काम करेंगे। अब जिस तरह से बता रहे हैं कि फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी अगर जब तक मतलब आपको विश्वास है कि महागठबंधन की आएगी, आप लोगों की आएगी, तो इसके लिए तो सबसे पहले जो है जो गठबंधन की सहयोगी होगी या आप भी इतने बड़े स्ट्राइक रेट है तो आपको भी सीटें ज्यादा चाहिए होंगी या आपके विधायक ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा होंगे तभी तो आप सरकार में बड़ी हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो क्या इस बार एक सामान्य सा सवाल है कि जिस तरह से आमतौर पे कहा जाता है कि भाकपा माले का जो मतलब अधिकार मतलब क्या कहें कि आपकी पॉपुलैरिटी वाला जो एरिया है मगध या शाहबाद, उस एरिया से क्या दूसरे जिलों में आप निकले? नहीं नहीं, पहली बात देखिए, ये कुछ पुरानी धारणा है लोगों की, हाँ, क्योंकि हमारी 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 शुरुआत हुई थी भोजपुर से, ठीक है। एक बारी गांव से हमारी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे 50 साल तो हो गया। हाँ, 50 साल। आज माले पूरे बिहार की पार्टी है, ऐसा नहीं कि कोई शाहबाद या से मगध। अब सिवान में चले जाइए तो आप लड़ते भी तो नहीं है ना दूसरे? नहीं, हम लोग लड़ते भी हैं। सिवान में पिछली बार हम लोग 3 सीट लड़े थे, 2 जीते हैं। गोपालगंज में भी एक जीतते जीतते रह गए। चंपारण में, पश्चिम चंपारण में आप देखेंगे कि पूरे इंडिया गठबंधन या उस समय महागठबंधन सिर्फ अकेले एक सिक्टा से माले के ही विधायक हैं। तो हम कटिहार में भी हैं, हमारे विधायक दल के जो नेता हैं महबूब आलम, वो बलरामपुर से आते हैं। इस तरह से माले आज पूरे एक तरीके से बिहार के हैं। इसलिए हमने तो कहा इस बार कि हम ज़्यादा जिलों से, क्योंकि देखिए स्ट्राइक रेट बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। स्ट्राइक रेट की चर्चा T20 में करें लोग तो बात समझ में आती है कि उसमें आपका 20 ओवर खेलना है तो आपको ये आस्किंग रेट है, ये स्ट्राइक रेट है। क्रिकेट आपका चुनाव जो है, मैं सब क्रिकेट के हिसाब से बात करिए तो ये टेस्ट मैच जैसा है। जैसे वो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, यहाँ पहले 5 चरण का होता था, आजकल 5 चरण का नहीं लेकिन 3 चरण का तो अभी भी हो रहा है। और टेस्ट मैच की जब आप बात करेंगे तब आप टीम वर्क की बात करेंगे। टेस्ट मैच की जब आप बात करेंगे, सेशन दर सेशन बात होती है, ये सेशन किसके पक्ष में गया, वो सेशन किसके पक्ष में गया। तो हमें लगता है कि यहाँ भी हमें टेस्ट मैच के हिसाब से देखना होगा। स्ट्राइक रेट पे एक बात जरूर है, लेकिन अकेले माले की स्ट्राइक रेट से बात बनेगी नहीं, अकेले शाहबाद या मगध के कुछ हिस्सों में बेहतर कर देने से बात बनेगी नहीं। पूरे बिहार में अच्छा करना होगा, पूरी टीम को अच्छा खेलना होगा और पूरी टीम को हर चरण में आपको ठीक से करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो माहौल है बिहार में, क्योंकि बिहार बदलाव मांग रहा है, ये सिर्फ हमारे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये परिस्थिति की मांग है। अब देख रहे हैं नीतीश जी जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं नारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि नेपाल और बिहार में अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ भी जेनजी के पास कोई पहुंच जाए कि नौजवान क्या सोच रहे हैं, देखिएगा उतना ही गुस्सा है, उतना ही सरकार से नाराजगी है। लेकिन फर्क इतना है कि नेपाल का लोकतंत्र नया नया है, लोगों को अभी जला दिया कर दिया। यहाँ पुराना है, अभी भी भरोसा है कि चलो सरकार को बदल देंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी। और नेपाल में गोली चली, यहाँ गोली नहीं चली, अभी लाठी चल रही है, इतना ही फर्क है। लेकिन बिहार में गुस्सा उतना ही है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ज़्यादा सीट हम लोगों को भी लड़ने के लिए मिले, ज़्यादा जिलों से लड़े। पिछली बार सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, कम से कम 20-25 जिलों से लड़ेंगे और पूरा जितना एक बहुमत तो मिलेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात अभी चल रही है या कुछ? चल रही है कुछ थोड़ी सी उसमें देर जरूर है कि सीट की आप बात करते तो आपको वोट की बात करनी पड़ रही है, एक एक वोटर की बात करनी पड़ रही है। इसीलिए सीट की भी बात है, वोटर की भी बात है। मेरे ख्याल से अगले महीने के शुरू में तो चुनाव की घोषणा होनी है। तो जब चुनाव की घोषणा होगी हम लोग भी तैयार रहेंगे अपने सीट के फॉर्मूला को लेकर के। एक चीज तो कम से कम कंफर्म है कि पिछली बार जितनी सीटों पे लड़े हैं उससे ज्यादा सीटों पे आप हम उम्मीद करते हैं। हमने सबको बता भी दिया कि हमारा प्रेफरेंस क्या है, हम कहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो हमने यूं कहिए तो हमने कहा कि भाई 243 सीट है, तो उसमें आप 43 सीट के लिए भरोसा कर सकते हैं कि माले है संभाल लेगा। 200 सीट आप लोग बाकी लोग मिलकर 43 सीटों पर आपका दावा मजबूत है? हम कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। हमने ये कहा 40-45 सीट पर हमारी जमीनी तैयारी चल रही है और वहाँ जहाँ भी हमको लड़ने के लिए कहा जाएगा हम लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। अब जब चुनाव आते हैं तो एक वो टर्म यूज किया जाता है आजकल की
ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है या कहीं पे दूल्हा कौन है, ये है। तो उधर वाला तो क्लियर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो लोग बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी या जदयू के नेता भी, लेकिन इधर जो है क्लियर नहीं है। और जहां तक कई बार हालांकि मैंने आपको कहते सुना है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कांग्रेस तो मानने को ही तैयार नहीं है। हाँ, देखिए हमने तो ये तो कहा confusion है बहुत। कि जहां आप कह रहे हैं कि क्लियर है, वहां ये क्लियर है कि नीतीश कुमार का लाख नाम ले लिया जाए, नीतीश कुमार जी असली चेहरा नहीं है। आज भी नीतीश कुमार जी बिहार के, उनके नाम पर सरकार चल रही है, नाम उनका है, लेकिन काम पता नहीं कौन कर रहा है, पीछे से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। मुख्यमंत्री तो है वो, नहीं, वो नाम के लिए ही है, नाम के लिए है। जैसे मुख्यमंत्री अगर नीतीश जी थे तो इतना बड़ा एसआईआर चला, लोग इतने परेशान हैं, नीतीश जी को आपने कुछ कहते हुए सुना है एसआईआर को लेकर? कोई भी मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतनी अपराध है, घटनाएं, कोई नीतीश जी को कुछ कहते हुए सुनते हैं? अचानक अभी जो नीतीश जी कल तक कहते थे कि 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं देंगे, अब 125 यूनिट चुनाव में, जो कल तक कहते थे कि भाई 400 रुपए का पेंशन काफी है, अब 1100 रुपया पेंशन लेकर के आए हैं। तो अभी बस चुनाव से पहले वोट के लिए कुछ कुछ बता रहे हैं, कर रहे हैं, इतनी ही बात है। इसीलिए मुझे तो पक्का लगता है कि नीतीश जी नहीं है, कुछ और है पर्दे के पीछे। तो महागठबंधन का, और महागठबंधन में अगर यहाँ औपचारिक घोषणा नहीं हुई, तब भी सबको पता है कि, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल नहीं। तो प्री पोल जब अलायंस होता है, तो प्री पोल अलायंस में बहुत साफ है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस बड़ी पार्टी के जो नेता है वही आपके मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। जिस आधार पर तेजस्वी आज एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिस आधार पर अभी पूरे बिहार का जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के कोऑर्डिनेटर है, तो उसी आधार पर मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। लेकिन चुनाव जो है सिर्फ सीट शेयरिंग परसेप्शन पे भी लड़ा जाता है। आप ये लोग, आप तो इतने आप लंबा राजनीतिक अनुभव है, गांव गांव तक ये पहुंच रहा है जिस तरह से कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है यहाँ पे पटना में कई दिनों बाद, स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं कह रहे हैं, एकदम प्रदेश अध्यक्ष तक भी, कि हम लोग चुनाव के बाद देखेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में तो लोगों के पास कंफ्यूजन तो है ही। भाई पता नहीं भाई, लोगों के पास कंफ्यूजन नहीं है, और मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बोलने वाली बात है कि कब लोग इसको बोलना चाहते हैं, कब नहीं बोलना चाहते हैं। हो सकता है लोगों को लग रहा होगा कि भाई पूरे एक साथ हम पूरे पैकेज की घोषणा करेंगे, सीट की घोषणा करेंगे, मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करेंगे। और सच कहिए तो अगर आइडियल परिस्थिति की बात करें तो भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये दरअसल पहले घोषणा होती नहीं थी। अब कांग्रेस बीजेपी में देखिए पता भी नहीं चलता है, राजस्थान में चुनाव हो गया, अचानक कोई नए मुख्यमंत्री आ गए। आपके दिल्ली में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के बारे में बाद में पता चलता है। तो बीजेपी की सरकार हो तो लोगों को लगता है कि मोदी जी है, बस वही काफी है। तो यहाँ भी हमें लगता है इंडिया गठबंधन है, काफी है, और अब सब लोग मिल करके कर लेंगे। जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां, खासकर आप भी माले लिबरेशन को मतलब आइडियोलॉजी वाली पार्टी कहा जाता है। राजनीति भी आइडियोलॉजी ही है। नहीं बिल्कुल, आइडियोलॉजी से हट करके क्या नहीं है। खास करके आपकी पार्टी आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है, जैसे 2-3 पार्टी है, बीजेपी कहती है आइडियोलॉजी की, कांग्रेस भी आइडियोलॉजी की। सबसे जब 2020 के चुनाव के बाद, मतलब हम लोग तभी स्टूडेंट थे, अब आए हैं पत्रकारिता में, तो एक जो है ना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में लेफ्ट पार्टियों की चर्चा होती थी। हालांकि एक समय आपका दौर था, फिर बाद में आप कमजोर होते गए जिस भी वजह से हुए। लेकिन अब जब 20 के चुनाव में जब स्ट्राइक रेट या जो भी कहिए आप उसको, जो भी शब्द दीजिए, उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, तो गाँव में या जो साथ पढ़ने वाले हैं, पटना, दिल्ली, भागलपुर, छोटे शहरों में भी एक चर्चा होने लगी लेफ्ट पार्टियों की। लेकिन चर्चा में एक सवाल काउंटर में ये भी उठता है कि जब आप लोग दलित, गरीब, किसान या जल जंगल जमीन इस तरह की बात करते हैं, तो फिर जो नेतृत्व में क्यों, मतलब तथाकथित जो ऊंची जातियों के लोग हैं, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिखता है? नहीं, हमें लगता है कि पहली बात तो जल जंगल जमीन और जाति को जोड़िए मत। जैसे 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 मान लीजिए, कहने के लिए लोग कोई कह देगा कि दीपंकर भट्टाचार्य जो है, भट्टाचार्य मतलब ब्राह्मण है, लेकिन अगर आप क्लास देखेंगे, हम एक भूमिहीन, हमारे पिताजी के पास कोई जमीन नहीं थी, रेलवे के ग्रुप सी के कर्मचारी थे, ठीक है, हम बिल्कुल एक मजदूर कर्मचारी बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमें लगता है कि इसलिए हमारे कोई जमींदार वाले बैकग्राउंड वाले लोग, जो बहुत सामंती धाक वाले कोई लोग, ऐसे लोग हमारी पार्टी में आपको मिलेंगे नहीं। आपको पार्टी में, अब ये तो देश में बनावट ऐसी है कि सब लोगों के साथ एक जाति टैग कर दिया जाता है कि फला जाति के हैं। अगर 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 मान लीजिए हम तो दिखते भी नहीं हैं, लोग पता लगा लेते होंगे। अगर हम लिखेंगे सिर्फ दीपंकर, तो पूछेंगे दीपंकर क्या,
हमारे हाँ, कम आमतौर से पे कम बंगाल में तो लोग पूछ ही देंगे कि दीपंकर क्या, उनको लगता है कि नाम पूरा नहीं हुआ। तो खैर ये तो जाति एक तरीके से टैग के रूप में अभी भी रह गया, लेकिन सवाल वो नहीं होती, जाति वाला मामला नहीं है, जातीय वर्चस्व उसके खिलाफ अब लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। जैसे इस देश में अब देखेंगे मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की सिफारिश जो लागू हुई उससे बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम कुछ आरक्षण बढ़ा, कुछ लोगों की मोबिलिटी समाज में बढ़ी। मंडल कमीशन को लागू करने की हिम्मत वीपी सिंह ने दिखाई, जो खुद किसी पिछड़ी जाति से नहीं आते थे। इसीलिए मुझे लगता है कि आप जाति को उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए, सवाल यह है कि विचार को देखना चाहिए जाति या कि आप किसी वर्ग के ये जाति व्यवस्था जो है, काफी लोग तो सवाल उठाते आप इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है कि नहीं लड़ तो रहा। आप तो ये भी तो सवाल उठाते हैं, आप लोग की रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, इसमें विश्वास, आप लोग, मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं आपके, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर उनकी भागीदारी, जैसे कई नहीं लोग तो भागीदारी है, वही हम कह रहे हैं कि भागीदारी में आप कह सिर्फ रहे हैं, नेतृत्व में, तो मतलब नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं आपका है। जो स्टूडेंट यूनियन है जेएनयू में, वहां पे भी लगभग कभी कई बार देखने को मिलता है कि तथाकथित नहीं, उसमें आप क्या देखेंगे, उस जाति को देख लेंगे। अब चंद्रशेखर, अभी कोई आप बहुत पता लगा लेते, बताएंगे अच्छा कुशवाहा जाति से थे, है ना, कौन धनंजय अभी थे जेएनयू में, दलित थे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जेएनयू में प्रेसिडेंट आप देखेंगे कि कभी दलित, कभी मुस्लिम, कभी कोई बैकवर्ड कास्ट से, कभी मान लीजिए ऊंची जाति से भी थे। इसलिए मामला मुझे लगता है कि देखिए पॉलिटिक्स में, आइडियोलॉजी में, मूवमेंट में आपको विचार को देखना चाहिए। बाकी इसीलिए इसीलिए हमारी पार्टी की जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, हमारी पार्टी की कलेक्टिव आइडेंटिटी यही है कि कलेक्टिव, ये दलित गरीब की पार्टी है, ये मेहनत कशों की पार्टी है। मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी इस पार्टी में आप आइडेंटिटी की जैसे बात करेंगे, तो आइडेंटिटी में हम कास्ट की बात क्यों करें, ये भी आप कह सकते हैं कि भाई महिलाओं की अभी भी उपस्थिति कम है। तो ये तो निश्चित तौर पर हमें डाइवर्सिफिकेशन लाना है, व्यापक रिप्रेजेंटेशन बढ़े, महिलाओं की संख्या बढ़े, इसमें आदिवासियों की संख्या बढ़े, दलित की संख्या बढ़े, आपके दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उसका और रिप्रेजेंटेशन हो। इसलिए मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, एक पूरे देश के, भारत जैसे देश में जो विविधता और विशालता है, उस विशालता का और विविधता को हम रिप्रेजेंट कर सके, इसकी कोशिश तो बिल्कुल होनी चाहिए। अभी अभी आपने जस्ट जिक्र किया मंडल मंडल कमीशन का, जो मंडल एरा है, कहीं ना कहीं आप पार्टी के मतलब मुखिया के तौर पर, सामान्य तौर पर है, आपकी एक पार्टी है या आप एक पार्टी में है, तो अब कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि मंडल कमीशन जब आया तो जो उनकी सिफारिशें थी, या एक आरक्षण, या वो भी दलित की, समाजवादी पार्टी जब उस समय में आई तो दलित या गरीब किसानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके जो कोर वोटर थे आपसे दूर नहीं गया, नहीं लगा कि उस समाजवादी पार्टी के आने से या मंडल एरा के बाद से लेफ्ट को कहीं ना कहीं, ना चाहे अनचाहे जो है, झटका लगा या पीछे आ गए? नहीं लगा झटका। अगर झटका लगा होता तो आज मुद्दे तो दोनों के नहीं, हमें लगता है कि देखिए हम लोगों ने यही कहा, ये कुछ लोगों की धारणा है कि मंडल कमीशन से लेफ्ट को झटका लगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। लेफ्ट क्या चाहता है, लेफ्ट चाहता है कि समाज में बराबरी हो। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि बराबरी मतलब सिर्फ एक वोट की बराबरी नहीं है, आर्थिक बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो। न्याय की परिभाषा क्या है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो हम जो चाहते हैं कि हमें पता है कि जो जाति व्यवस्था है वो किसी हवा में नहीं है, वो जमीन पर टिकी हुई व्यवस्था है। तो देश में जब तक संसाधनों का बंटवारा सही ढंग से नहीं होगा, मेहनत कशों को, गरीबों को अपने पूरे हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमको आरक्षण कुछ मिल गया, क्योंकि आरक्षण का फायदा ही लोग नहीं ले पाएंगे अगर आप बिल्कुल ही भूमिहीन हो, अगर बिल्कुल आपके पास स्कूल ना हो, आपके पास कोई सिस्टम ना हो। इसीलिए हमारी जो लड़ाई है वो इस पूरी बराबरी के लिए है। और अगर इस पुराने समाज को थोड़ा बहुत जो भी झटका दे देगा, इस पूरे जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, जो सामंती एक तरीके से एक जकड़न में समाज था, उस जकड़न को कहीं भी से भी झटका लगे, कोई तोड़ दे, हिला दे, तो लेफ्ट के लिए फायदा है। तो हम तो यही समझते हैं कि मंडल कमीशन है, हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिशें बहुत ज्यादा है, लोग मंडल कमीशन को आरक्षण बिल्कुल ही नहीं, बात ही नहीं होती, भूमि सुधार पर बात ही नहीं होती। वो भी भूमि सुधार भी मंडल कमीशन के एजेंडा का एक इंटीग्रल पार्ट है, उस पर बात नहीं हो रही है। दूसरी चीज, अब हम अंतिम 2-3 सवाल है हमारे, जैसे अब एक पहले आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स या एक डिस्कोर्स में चल रहा था, अब लेफ्ट पर 2020 के बाद जैसे बिहार में आपकी खास करके माले की चर्चा अब लोगों तक होने लगी है, तो उसमें लेकिन एक कंफ्यूजन है कि ठीक है, आप परफॉर्म तो बढ़िया कर रहे हैं, मतलब आपके स्ट्राइक रेट भी बढ़िया हुई, लेकिन दूसरी तरफ आमतौर पर एक धारणा है, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं,
कि ये जैसे ही एक शब्द दो तीन आता है आपके साथ, जैसे कॉमरेड जुड़ता है, हालांकि हम लोग जानते हैं कॉमरेड जुड़ गया, लाल सलाम या लाल झंडा, इस तरह की जब बातें आती है तो एक उनमें ये आता है कि एक डर वाला मामला, और ये कहीं ना कहीं हिंसा का वाला एक भावना आता है कि हिंसा हिंसा करते हैं ये लोग, हिंसा फैलाते हैं। इस पे आपका क्या एक योग है, ये देखिए, लोगों को स्पष्ट करिए। नहीं नहीं, सच कहिए तो हम सबसे ज्यादा हिंसा झेलने वाली पार्टी, हम उन लोगों की पार्टी है जिनको हिंसा के बल पर दबा के रखा गया, जो वोट भी डालने गए। पहली बार हम लोग जब चुनाव लड़ना शुरू किए 80 के दशक में, उससे पहले तो हम चुनाव भी नहीं लड़ते थे। तो जब हमको लगा कि नहीं भाई, चुनाव को भी छोड़ा नहीं जाए, चुनाव में के माध्यम से भी हम काफ़ी कुछ बात कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो लोगों ने जब पहली बार वोट डाला 1989 में, और रामेश्वर जी हमारे आरा से जीत के गए थे, तो आपको पता है कि चुनाव के दिन वोटिंग खत्म हुई, एक जनसंहार हो गया, 22 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो समाज, उसमें जो दबंग लोग हैं, उनको ये बात पचा ही नहीं पाए कि भाई दलित गरीब लोग वोट डालेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि सबसे ज्यादा हिंसा करने वाली नहीं, हिंसा झेलने वाली पार्टी वाले जो है सबसे ज्यादा। हाँ, ये बात है कि इतनी हिंसा झेल करके भी जिन लोगों ने सोचा ये था कि कुछ हिंसा से इसको खत्म कर देंगे, जनसंहारों से कुचल देंगे, कुचल नहीं पाए हमें। तो हिंसा तो हम करने वाले लोग नहीं है, हिंसा झेलने वाले लोग हैं, ये गलत लेकिन धारणा रोड है। पे संघर्ष जारी रहेगा आपका? तो बिल्कुल रहेगा। अच्छा, कॉमरेड कॉमरेड शब्द से किसी को अगर एतराज हो तो साथी, हाँ तो बिल्कुल। तो बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, शब्दों से लोगों को तो कोई आपत्ति है भी नहीं, ये लोगों की कोई आपत्ति, लाल सलाम कह लीजिए, आजकल लोग जय या भीम वो लाल लाल सलाम। झंडा में फिर उस दौर को वो जो नहीं, तो लाल झंडा तो पूरी दुनिया भर में है, कि लाल झंडा जो है, जमीन पे हमारे कब्जा कर नहीं नहीं नहीं, कब्जा कर कभी लेंगे, किसी अन्याय, का परसेप्शन। अन्याय के खिलाफ लाल को क्या लोग समझते हैं कि हम अपने खून से लाल, शहादत से लाल। तो किसी भी दमन के खिलाफ, किसी भी अन्याय के खिलाफ, किसी भी अत्याचार के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं, और वो दूसरों के खून से लाल नहीं होता है, अपने ही खून से, हमारे अपने ही शहीदों के खून से वो लाल हुआ है। इसलिए लाल झंडा का मतलब ही ये नहीं है कहते कि उसके किसी को मार करके उसके खून से हमारा झंडा लाल हुआ। झंडा जो लाल कहते हैं वो लाल हुआ है शहीदों के खून से। इसीलिए हमें लगता है कि लाल को भी लोग इसी नजर से देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लाल सलाम से भी और कॉमरेड से भी कोई ऐसी परेशानी है। लोग बिल्कुल कहते हैं, समय समय की बात है, अब और भी भाषा में लोग बात करेंगे, साथी लोग कहते हैं, आराम से कहते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि हाँ, दूसरी पार्टी के लोग भी लाल सलाम, उनको लगता है दुआ सलाम की तरह, तो हमसे कोई बात करेंगे तो लाल सलाम हम बोल के कहेंगे कि प्रणाम, हमें प्रणाम कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई लाल सलाम हमको कह दे या ना कह दे उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अंतिम सवाल एक है कि जैसे भारत में तीन पार्टी अभी मुख्य तौर पे जानी जाती है जो कि आइडियोलॉजी से जुड़ी, जिसे कह सकते हैं कि जैसे कि आप कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, या बीजेपी की एक कैडर पे विचारधारा की पार्टी है। और कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ दीजिए तो एक आइडियोलॉजी के रूप में भारत में लगभग तीनों ने 100 साल कम से कम या आसपास, या कुछ ने तो 100 साल से ज्यादा भी होगी, इससे कांग्रेस की 100 साल से ज्यादा, आपका भी 100 साल, और जो बीजेपी के विचार परिवार वाले हैं आरएसएस, उनके भी 100 साल हो गए। लेकिन जब हम देखते हैं कि स्थिति, मतलब वोट में जो एक ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन किसका कितना है, विधायक और सांसद, उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लेफ्ट पीछे छूट गई? और अगर पीछे छूट गई तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? हम ये कह रहे कि लेफ्ट अकेले नहीं, ये तो बीजेपी, क्योंकि 84 में बीजेपी के पास 2 MP थे, कांग्रेस के पास 400 MP थे, ठीक है, वो दिन भी था। और 40 साल में मामला ऐसा हो गया, पलट गया, 40 क्या 30 साल में, 2014 आते आते कांग्रेस कहाँ चली गई और बीजेपी कहाँ चली गई, लेफ्ट भी कमजोर हुआ। लेफ्ट छोड़िए, बीएसपी उत्तर प्रदेश में 3-4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, आज शायद एक भी MP नहीं, MLA नहीं कम है। तो देश में बहुत सारे राजनीति में वोट चुनाव में उतार चढ़ाव रहता है, उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, मैं आज भी मानता हूँ कि सिंगूर नंदीग्राम जैसे गलत कदम अगर सरकार ने नहीं उठाए होते तो आज इस तरीके की स्थिति नहीं होती जो बंगाल में आपको दिख रही है। तो गलतियां भी होती हैं, तो मेरे अलग अलग कारण है। लेकिन जैसे आपने कहा कि विचारधारा में दुनिया के पैमाने पर फिर एक बार आमने सामने जो लड़ाई है, एक तरफ वो हिटलर और मुसोलिनी की जो धारा है आज फिर सर उठा रही है हिंदुस्तान में भी। वो ट्रंप जैसे, किसी ने कभी अमेरिका में नहीं सोचा था कि कोई ट्रंप भी आ जाएगा कभी, तो आज ये धारा फिर एक बार है संकट में। और दूसरी तरफ फिर एक बार लेफ्ट, फिर एक बार लैटिन अमेरिका हो, हर जगह लेफ्ट आ रहे हैं।
और ये लेफ्ट जो आएंगे अब वो नए ढंग से, आज हमें लगता है कि जैसे पूरे पैलेस्टाइन का सवाल लीजिए, पूरी दुनिया एक तरफ कि भाई ये 2 साल पूरा होने जा रहा है, गाजा में नरसंहार जारी है और बच्चों को हम बचा नहीं पा रहे हैं, तो पूरे दुनिया में वो जो आवाज़ है कि भाई पैलेस्टाइन की आज़ादी कौन सबसे ज़्यादा उठाएंगे, हमें लगता है कि ये पूरा एक तरह की ये आवाज़ अपने आप में एक लिफ्ट आवाज़ है। आज जो पूरे पर्यावरण का, क्लाइमेट का ये संकट है, लोग देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म ने ऐसा एक डेवलपमेंट के नाम पर किया, पंजाब में बाढ़, हिमाचल में बाढ़, उत्तराखंड में बाढ़, पूरे हिमालय के साथ छेड़छाड़। तो इस प्रकृति को अगर बचाना है, आज जो लेफ्ट है ना, वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान वाला लेफ्ट नहीं है। आज का जो लेफ्ट है वो पर्यावरण के लिए भी लड़ने वाला, पूरे दुनिया भर में सबकी आप बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाला। तो हमें तो लगता है कि लेफ्ट फिर से उसका एक रिवाइवल हिंदुस्तान में भी, पूरे दुनिया के पैर में। तो आप सुन रहे थे सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य को। उन्होंने बिहार की राजनीति के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में खुलकर बात की। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका हिंदुस्तान से खास बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बात करके।